नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। तो आपके अपने खास शो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आपके फाइनेंस की बात करते हैं, कैसे आप अपना फाइनेंशियल हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें हम इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए तमाम आपके सवाल शामिल करते हैं। तो आज हमारा जो शो में हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस के ऊपर कि महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, कब हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट, रूम रेंट लिमिट क्या क्लेम को प्रभावित करती है। इसके अलावा शो के आगे वाले हिस्से में हम बात करेंगे कि कम उम्र में निवेश शुरू करने के क्या फ़ायदे हैं, रिटायरमेंट के लिए 15 साल कैसे चुने अपने फंड, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, और आखिर में हम हमारी जो मुहिम है 31 मार्च से पहले की टैक्स बचाओ आंदोलन, तो उस पर भी बात करेंगे और कैसे आप अपनी जो टैक्स की जो प्लानिंग है 31 मार्च से पहले भी कर सकते हैं और नए साल में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी। तो आप भी अपने सवाल जो हैं वो हमें भेज सकते हैं इन तमाम मुद्दों के ऊपर। तो हमारा जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9619873567, इस नंबर पर आप अपने जो सवाल है वो हमें भेजिए। तो आज जो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो हर किसी से जुड़ी हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जो हर घर से जुड़ा है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आज किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, अनिवार्य हो गया है। कैसे आप अपनी एक सही पॉलिसी को चुने, क्या आपको नो को पे पॉलिसी लेनी चाहिए, रूम रेंट लिमिट क्या क्लेम को प्रभावित करती है, और सुपर टॉपअप क्यों हर परिवार के पास होना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्थनिल घोष, डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर HDFC अर्गो। पार्थनिल जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले जिस तरह से मैं क्योंकि आज पहली बार आपसे चर्चा हो रही है ऑन एयर, तो आपका जो इंट्रोडक्शन के लिए मैं जब इंटरनेट पे खोज रहा था तो डेजिग्नेशन मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। आपका डेजिग्नेशन दिया हुआ है कमिटेड इन बिल्डिंग मॉडर्न सॉल्यूशन टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन आप मानते हैं अभी भी बहुत भारत के अंदर कम है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। और जिस तरह से आपका 30 साल का अनुभव है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप क्या मानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो कितना जरूरी है। और नए लोग, क्योंकि अब हम 1 अप्रैल से बहुत से लोग प्लान करते हैं अपने पूरे साल का खर्चा, तो वहां पर उनके प्लानिंग के अंदर इंश्योरेंस भी जरूरी होता है। तो नए लोग जो है, युवा हैं, उनको कितना महत्व देने की जरूरत है इंश्योरेंस को, और इंश्योरेंस लेते समय, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखें। थैंक यू अनुराग। हाँ, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डेफिनेटली जरूरी तो है ही, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आप मतलब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को भूल जाइए फॉर द टाइम बिंग, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ओन फाइनेंस, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस का इन्फ्लेशन और हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन इन इंडिया ऑलमोस्ट लगभग 10 से 12% है हर साल। सो 10 से 12% इन्फ्लेशन, उसका ऊपर नए काइंड ऑफ डिजीजेस, न्यू काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, तो सबके लिए इफ वी हैव टू अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस और द हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। कब चाहिए? बहुत ही यंग उम्र में, क्योंकि यंग एज का ऐसा कुछ नहीं है कि यंग एज पे हॉस्पिटलाइजेशन होता नहीं है। एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शियस डिजीज, जैसा कोविड काइंड ऑफ अ थिंग, ये थोड़ी मतलब आपका साथ एज का साथ तो कुछ लेना देना नहीं है इसका। सेकेंडली, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस, आज का दिन में क्रिटिकल इलनेस भी बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में आ रहे हैं, और उसके लिए भी पैसा चाहिए सही इलाज के लिए। ये सब के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री ओनली 5.5 करोड़ लाइव्स का पास इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है। शायद किसी का पास कंपनी से दिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी का पास शायद गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन खुद का इंश्योरेंस नहीं है। और जो कंपनी का साथ जो इंश्योरेंस है लेकिन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ नौकरी से जुड़ा हुआ है,
सो जिस दिन हम रिटायर कर जाएंगे कि इस कंपनी छोड़ देंगे, शायद अगले वाला कंपनी में वो इंश्योरेंस है नहीं। तो बहुत यंग एज में इंश्योरेंस लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। और बिकॉज टुडे द मेडिकल वर्ल्ड हैज एडवांस्ड, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, most of the diseases can be treated and people can have a very very good life. In order to कि get युवा that kind of a युवा treatment, कम एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो दर्शकों के सवाल आते हैं उनमें यही कहा जाता है कि क्या नो कोपे पॉलिसी लिया जाए, इसके अलावा रूम रेंट की जो है वो लिमिट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेना चाहिए, और सुपर टॉपअप पॉलिसी जो है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो ये सबसे ज्यादा हमारे पास दर्शकों के सवाल आते हैं। तो इन कई सारे दर्शकों के सवाल को मैंने एक करके आपसे पूछा है, तो क्योंकि आपके पास 30 साल का अनुभव है तो आप हमारे दर्शकों के लिए इसको सिंप्लीफाई कर पाए। so अनुराग हम थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट कम्स फॉर कोपे। मेरा मानना है कोपे शायद आप ले सकते हैं, लेकिन कोपे से अच्छा होगा कि इफ यू बाय अ डिडक्टेबल पॉलिसी। डिडक्टेबल का पॉलिसी का मतलब है जो आप सुपर टॉपअप का बात कर रहे हो, दैट पहले 25,000 50,000 साल में एक बार क्लेम्स होने से आपको देना पड़ेगा, लेकिन फायदा यही है कि आप बहुत ज्यादा सम इंश्योर्ड ले पाओगे। सो ज्यादा सम इंश्योर्ड का जो अफोर्डेबिलिटी है 25,000 और 50,000 डिडक्टेबल बना देने से आपका अफोर्डेबिलिटी बहुत ऊपर चला जाता है। सो हमारा एचडीएफसी अर्गो में जैसे आवर ऑल द पॉलिसीज, आवर मेन पॉलिसी ऑप्टिमा सिक्योर में डिडक्टेबल है फर्स्ट लेयर का, और वो लेना चाहिए, अफोर्डेबल हो जाएगा, कोपे से ज्यादा डिडक्टेबल अच्छा है। सेकेंड सुपर टॉपअप डिडक्टेबल पॉलिसी है, लेना चाहिए, लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूं कि एचडीएफसी अर्गो में है दो, और एक कंपनी में भी ग्राउंड अप डिडक्टेबल पॉलिसी मिलता है, तो सुपर टॉपअप उसमें बना हुआ है। थर्ड है, आप पूछ रहे हो कि सब लिमिटेड पॉलिसी लेना चाहिए कि नहीं। मेरा हिसाब से आप इसको दो पार्ट पे देख सकते हो। इफ यू आर इन अ लार्ज सिटी लाइक अ बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, जहां पर द एक्सपेंसेस, रूम रेंट्स इन अ हॉस्पिटल्स आर वेरी हाई, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेने से अच्छा होगा, लेकिन इसका प्रीमियम ज्यादा होता है। लेकिन इफ यू आर इन द टियर 3 टियर 4 टाउन, स्मॉल टाउन्स, जहां पर स्मॉल हॉस्पिटल्स, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर आपका रूम रेंट्स उतना ज्यादा नहीं है, शायद उधर सब लिमिटेड पॉलिसी लेने से फायदा होगा कस्टमर्स को, सो दे कैन बाय हायर सम इंश्योर्ड एट अ लोअर प्रीमियम कॉस्ट। डिडक्टेबल की बात करी तो हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और आजकल हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को मिनिमाइज करना चाहता है। तो अगर किसी के पास एक 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड की पॉलिसी है पूरे परिवार के लिए, तो क्या अगर वो 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल ले लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि 1 लाख तक तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, और फिर बाकी के 4 लाख का कवरेज रहता है, तो कितना प्रीमियम में अंतर आ जाता है? अगर आप अपनी कंपनी का ही बता पाए तो ये अगर 1 लाख तक का डिडक्टेबल लिया जाता है तो प्रीमियम कितना ड्रास्टिकली चेंज होगा और लोगों के लिए वो कितना अफोर्डेबल होगा? सो अनुराग, मैं 10 लाख का बात कर रहा हूं, 5 लाख से कुछ होता नहीं है आज का दिन में इन बड़े सिटीज में। दर्शकों के लिए आप 10 लाख की हम बात करते हैं, 10 लाख की पॉलिसी है और उसमें 1 लाख रुपए तक का डिडक्टेबल लेते हैं, तो प्रीमियम कितना चेंज हो जाएगा आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। करोड़ों जो हमारे दर्शक है या जो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं। ऑलमोस्ट अनुराग 25 से 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। नॉर्मल 10 लाख का पॉलिसी का मान लीजिए प्रीमियम 100 है, आप 50 से 1 लाख का, जो भी आप 1 लाख का डिडक्टेबल बोल रहे हो, वो 1 लाख का डिडक्टेबल लेने से ऑलमोस्ट 25 से 40 रुपए तक का छूट मिल सकते हैं डिडक्टेबल लेने से। तो आप सर बता रहे हैं कि 10 लाख की पॉलिसी है, अगर वो उसमें 1 लाख रुपए तक का आप डिडक्टेबल ले लेते हैं तो 40% तक उसका जो प्रीमियम है कम हो सकता है। यानी अगर कोई प्रीमियम है 50,000 रुपया प्रीमियम दे रहा है तो 40% तक उसका प्रीमियम कम हो सकता है, यानी 20,000 रुपया प्रीमियम कम हो सकता है।
30,000 ही देना होगा। तो दर्शकों के लिए ये जो पार्थनिल जी ने बात बताई है कि अगर आपको प्रीमियम काफी ज्यादा लग रहा है, अपनी पॉलिसी का आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो डिडक्टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को थोड़ा सा अफोर्डेबल बना सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी पार्थनिल घोष बता रहे हैं, डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर HDFC अर्गो। अगला सवाल मैं पार्थनिल जी आपसे पूछना चाहूंगा, देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ, महिलाओं के लिए इंश्योरेंस कितना जरूरी है और क्या ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसको इंश्योरेंस कंपनियां कवर नहीं करती हैं या फिर हाल के दिनों में कवर करना शुरू किया है महिलाओं से जुड़ी हुई, जिसमें उनका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो जो महिला दर्शक है हमारी, अभी आपको सुन रही है, देख रही है और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, उनके लिए आपकी क्या राय होगी? महिलाओं को कम से कम कौन से इंश्योरेंस अपने कवर के अंदर शामिल करना ही चाहिए? अनुराग, एनी हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी, एनी मेडिक्लेम पॉलिसी, हर कोई पॉलिसी विमेन के लिए विमेन को कवर करते हैं। हाँ, इसमें कोई भी एक्सक्लूशंस नहीं है विमेन के लिए। लेकिन स्पेशली फॉर विमेन मेरा सजेशन ये होगा कि उनके सबके लिए क्रिटिकल इलनेस से कवर लेना चाहिए, क्योंकि देयर आर सर्टेन डिजीजेस लाइक ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये स्पेशली वीमेन के लिए होता है। तो इसीलिए एक क्रिटिकल इलनेस कवर होना चाहिए जहां पर एक लमसम फंड्स आ जाता है डिजीज डिटेक्ट होने का बाद, सो दैट द फैमिली ऑल्सो इज कंफर्टेड दैट इसका इलाज हो जाएगा। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज हैं जहां पर वीमेन हेल्थ चेकअप एनुअल बेसिस पे दिया जाता है। तो ये जो हेल्थ चेकअप है फॉर वीमेन, हम लोग तो सिर्फ बात करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी का, लेकिन हमारा रेगुलर हेल्थ चेकअप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो वीमेन हेल्थ कवर में एनुअल हेल्थ चेकअप होना बहुत जरूरी है और वो भी देखना चाहिए फॉर वीमेन। और थर्डली, द मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स, आज हर कोई पॉलिसीज में ये सब आ जाते हैं। मेंटल हेल्थ, सो महिला के लिए मेंटल हेल्थ विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ, ये डिजीज नहीं है अनुराग, मेटर्निटी कवर। यंग विमेन के लिए दे शुड हैव सीन अ मेटर्निटी कवर सो दैट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ फॉर द मदर एंड द न्यूबॉर्न उसके भी इलाज हो सकते हैं। एक और चीज सर, कई सारे जो हमारे पास सवाल आते हैं उनमें दर्शकों की यही शिकायत रहती है इंश्योरेंस कंपनियों से कि क्लेम रिजेक्ट हो गया, क्लेम में डिडक्ट ज्यादा हो गया। तो क्या ऐसी चीज जो है वो पॉलिसी होल्डर है वो शुरू से ही ध्यान में रखे कि उनका जो क्लेम रिजेक्शन है वो नहीं हो और डिडक्शन भी जो हो रहा है, जितना उनका खर्चा हो रहा है, पूरा का पूरा राशि उन्हें मिले? अनुराग, इसके लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई कस्टमर को ब्रांड पे ध्यान दिलाना पड़ेगा। कौन सी ब्रांड का इंश्योरेंस पॉलिसी वो खरीद रहे हैं। सिर्फ प्रीमियम का ऊपर मत जाइए, क्योंकि क्लेम लेना है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद क्लेम आएगा। क्लेम का टाइम में पूरा क्लेम का राशि मेरे को मिलना चाहिए, सो दैट माय ट्रीटमेंट्स आर प्रॉपर्ली डन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रांड देखना चाहिए, और अंडर ईच ब्रांड, because of IRDA, because of public disclosures, all data is available. तो उसमें रिप्यूटेशन रेशियो होता है। रिप्यूटेशन रेशियो कंपनी का, जिस कंपनी से कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं उसका रिप्यूटेशन रेशियो देखना चाहिए, और रिप्यूटेशन रेशियो में देखना चाहिए कौन सी कंपनी का रिप्यूटेशन रेशियो कितना है। जिसका रिप्यूटेशन रेशियो ज्यादा है, मतलब उसमें रिजेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, उस कंपनी का पॉलिसी छोड़ के जो ब्रांड में, जो इंश्योरेंस कंपनी का रिप्यूटेशन रेट लोएस्ट है, उसका उसका पॉलिसी लेना चाहिए। और क्योंकि ये जो हेल्थ पॉलिसी हम खरीद रहे हैं ये 1 साल का पॉलिसी है नहीं, ये एक्चुअली पूरा लाइफ लॉन्ग चलाना है। उसीलिए लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का गारंटी भी है इस पॉलिसी में। तो मेरा हिसाब से सबसे ज्यादा ध्यान इसमें देना चाहिए कि ब्रांड कौन सा है, उसमें रेपुटेशन रेट क्या है, और उस कंपनी 20 साल बाद भी बिजनेस पे रहेगा कि नहीं रहेगा। आखिरी सवाल होगा आपसे,
अभी जो हमने देखा है, पिछले साल जो IRDA का मास्टर सर्कुलर आया था उसमें कई सारे बदलाव किए गए थे और जिसमें कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी है जो सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको कलेक्ट करने की। इसके अलावा ये भी बताया गया है मास्टर सर्कुलर में कि अगर कोई 5 साल तक लगातार प्रीमियम भर रहा है और उसके बाद जो है 5 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी नहीं कह सकती कि आपने जानकारी नहीं दी थी। तो ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए जो नए मास्टर सर्कुलर के अंदर चीजें थी कि किस तरह से अगर हम 5 साल तक लगातार प्रीमियम भर रहे हैं तो फिर क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी को देना ही है। देखिए, जो अक्टूबर में जो मास्टर सर्कुलर आया था हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अनुराग, तो IRDA ने ये सब चीज में कस्टमर के लिए, कस्टमर का कन्वीनियंस के लिए ये सर्कुलर लाया गया था। तो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, हम सब लोग ज्यादातर जो भी न्यू रेगुलेशंस हैं, न्यू चीज हैं, उसमें हम कंप्लायड हैं। फॉर HDFC ERGO में हम बता सकते हैं, जैसा कैशलेस अप्रूवल का टाइम 1 घंटा दिया गया है, हमारा एवरेज टाइम 30 मिनट का है। उसमें लिखा गया है कि और कोई कंपनी, दूसरे कोई कंपनी का इसका पास बीमा होगा तो उससे पैसा लेना पड़ेगा, इफ देयर इज एनीवन कवरिंग द बेसिक सम इंश्योर्ड गैप। तो उस सर, टाइम में हम मेरा सवाल था सर, मेन क्या किन चीजों पर अगर कोई पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी लेते समय कुछ बात नहीं बता पाया या उसे थायराइड की बीमारी थी या फिर डायबिटीज की बीमारी थी, वो उसने शुरू में नहीं बताया, लेकिन 5 साल तक उसकी पॉलिसी पूरी जारी रहती है और 6ठे साल के अंदर कंपनी को पता चलता है कि इसे डायबिटीज था या थायराइड था, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है या फिर IRDA के नियम के बाद वो क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता? क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, क्लेम पेएबल होगा 5 साल तक ये पॉलिसी चल रहे हैं। और उसका बाद नॉन डिस्क्लोजर का जो रिजेक्शन होता था पहले 7 साल तक, वो अभी 5 साल तक दिया गया है। तो उसका बाद 5 साल का बाद ऐसा कोई आता है जहां पर कोई डिस्क्लोजर सही से नहीं था, उस डिस्क्लोजर के लिए रिजेक्शंस नहीं होंगे, क्लेम्स पेएबल है। तो आपने बताया कि अगर 5 साल तक आपने प्रीमियम जमा कराया है और कोई डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया था तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थनील घोष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई तमाम बातों को बारीकी से बताने के लिए। वक्त हो चला है ब्रेक का।